नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए नया रास्ता का तृतीय अध्याय, लेखिका सुषमा अग्रवाल। इसके आगे के अध्याय इसकी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा आई बटन में मिल जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर का भी आपको ब्लॉग से मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आईएससी हिंदी उपन्यास सारा आकाश का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नया रास्ता अध्याय 3, लेखिका सुषमा अग्रवाल। 1 घंटे तक मीनू व नीलिमा अपनी ही बातों में खोई रही। तभी नीलिमा की नज़र अपने मेहंदी लगे हाथों पर पड़ी। कितनी गहरी रची थी उसकी मेहंदी। उसने अपने मेहंदी लगे हाथ मीनू को दिखाए। मीनू ने उसकी मेहंदी की प्रशंसा करते हुए कहा, नीलिमा, तेरा पति तुझे बहुत प्यार करेगा। देख कितनी गहरी रची है तेरी मेहंदी। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ मीनू, बात तो सही है। इतना कहकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी अचानक मीनू को ख्याल आया कि नीलिमा को देने वाला उपहार घर ही छोड़ आई है। यह ध्यान आते ही मीनू झटपट खड़ी हो गई और नीलिमा से यह कहकर कि मैं अभी आ रही हूँ, बाहर चली गई। जब मीनू ने कुछ क्षण बाद नीलिमा के कमरे में प्रवेश किया तो उसके हाथ में उपहार था। उसने नीलिमा के हाथ में उपहार थमाते हुए उसे अपनी शुभकामनाएं दी। नीलिमा ने झटपट उस बंद पैकेट को खोलकर देखा। उसमें बहुत सुंदर दीवार घड़ी थी। उसे देखकर नीलिमा उसकी प्रशंसा किए बिना ना रह सकी। तभी मीनू ने मजाक भरे स्वर में कहा, नीलू, तू जानती है मैंने ये घड़ी क्यों दी है? यह घड़ी इसलिए दी है कि तू सुबह समय से उठ सके। यह सुनकर नीलू हंस पड़ी। उन दोनों की हंसी अभी वातावरण में गूंज रही थी कि नीलिमा की मम्मी ने आकर बताया कि चढ़त से पहले नीलिमा को कुछ रस्में पूरी करनी है, इसलिए वह बाहर आ जाए। नीलिमा उठ खड़ी हुई और मीनू का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर ले गई। इतने में ही एक बच्चा बाहर से दौड़ता हुआ आया कि उसने सूचना दी कि बारात आ गई है। बारात आने की सूचना मिलते ही नीलिमा के हृदय की धड़कन और अधिक तीव्र हो उठी। इस समय उसे दुख व सुख की अनुभूति हुई। नए जीवन साथी के मिलन की कल्पना मात्र से ही उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। सुख की इस घड़ी में उसे दुख इस बात का था कि अब यह घर उसके लिए पराया हो जाएगा। इस कल्पना मात्र से ही नीलिमा का चेहरा उदास हो गया। नीलिमा की मम्मी उसके चेहरे की उदासी देखकर उसके दिल की बात समझ गई। उसकी उदासी देखकर वे भी उदास हो गईं। उनकी आंखें बोझिल हो गईं और आंसू टपक पड़े। परंतु यह रोने का समय तो नहीं था। उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण किया और नीलिमा को आगे की रस्मों के लिए तैयार किया। सारी रस्में पूरी होने तक शाम हो चुकी थी। बारात घर तक आने में 2 घंटे रह गए थे। मीनू ने नीलिमा से घर जाने की इजाज़त ली। उसे भी घर से तैयार होकर आना था। नीलू भी तैयार होने के लिए अपने ऊपर वाले कमरे में चली गई। मीनू ने घर आकर शीघ्र अतिशीघ्र अपने कपड़े बदले। उसने गुलाबी रंग की सुनहरे काम की साड़ी पहनी। चेहरे का हल्का सा मेकअप करने के बाद उसने एक छोटी सी बिंदी अपने माथे पर लगाई। अपने केश खोलकर उसने एक जूड़ा बनाया जिसने उसके चेहरे की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। गुलाबी रंग की साड़ी में सजी सवरी मीनू बहुत सुंदर लग रही थी। दर्पण में उसने अपने सलोने चेहरे को निहारा और फिर माँ के पास जाकर बोली, माँ, माँ देखो, ये गुलाबी रंग की साड़ी ठीक लग रही है ना? माँ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, हाँ बेटी, बहुत सुंदर लग रही है तुम इस साड़ी में। सुंदर, यह सुंदर शब्द सुनकर उसका हृदय प्रसन्नता से झूम उठा। वह गुनगुनाती हुई नीलिमा के घर की ओर चल दी। ऊपर के कमरे में नीलिमा को सजाया जा रहा था। मीनू भी ऊपर के कमरे में नीलिमा के पास पहुंच गई। रूप रंग में सुंदर दिखने वाली नीलिमा का आज लाल रंग की साड़ी में रूप और अधिक निखरा लग रहा था। फूलों के गजरे आदि पहनाकर उसे सजाया जा रहा था। नीलिमा की और सभी सहेलियां भी वहीं पास बैठी थी। शहर की जितनी भी औरतें आती, उन सभी का पहला यही प्रयास रहता कि ऊपर जाकर नीलिमा से मिले। छोटे छोटे बच्चे धक्का देते हुए आगे निकलने की कोशिश करते, परंतु उनको सांत्वना देकर नीचे भगा दिया जाता कि नीलिमा दीदी अभी नीचे ही आ रही। नीलिमा के पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद उसका रूप ऐसा निखर आया मानो कोई अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। हर कोई उसके रूप रंग की प्रशंसा करता। बारात भी घर के पास आ गई थी। बैंड की मधुर आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। ज्यों ज्यों बैंड की आवाज और पास आती गई और तेज होती गई, त्यों त्यों नीलिमा के हृदय की धड़कन और तीव्रतर होती गई। बारात घर के दरवाजे पर आ पहुंची। सभी स्त्रियां व बच्चे दरवाजे की ओर दौड़े। सभी के हृदय में एक उमंग थी, एक उत्साह।
सभी दूल्हे को देखने के लिए बेचैन थे। जैसे दूल्हा घोड़ी से उतरकर नीचे आया, सब उसकी ओर देखते ही रह गए, क्योंकि रंग रूप में वह भी नीलिमा से कम ना था। दूल्हे को स्टेज पर बैठाया गया। नीलिमा धीरे धीरे मीनू का सहारा लिए स्टेज की ओर बढ़ी। इस समय मीनू का रंग रूप भी सलोना लग रहा था। नीलिमा धीरे धीरे कदम रखती हुई स्टेज तक पहुंची। स्टेज पर जयमाला का कार्यक्रम हुआ। इसके उपरांत मीनू ने एक गीत प्रस्तुत किया। उसकी मधुर आवाज ने सबका मन मोह लिया। हर कोई ताली बजाकर उसकी प्रशंसा कर रहा था। तभी बारात में आए एक नवयुवक ने उसकी आवाज की प्रशंसा करते हुए कहा, आपकी आवाज बहुत मधुर है, क्या सुंदर गीत सुनाया है आपने। मीनू ने जैसे ही सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो वह आश्चर्यचकित हो उठी। अरे ये तो वही लड़का है, अमित, जो मेरठ से उसे देखने आया था। उसके मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने के बाद उसके हृदय में कोई प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हुई, वरन उसका हृदय पीड़ा से अकुला उठा। उसके हृदय में द्वेष भावना उत्पन्न हुई। उन अमानवीय लोगों के लिए जिन्होंने पैसे के लिए उसका दिल तोड़ा, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। मीनू ने अमित से कोई बात नहीं की और चुपचाप अंदर चली गई। अमित को देखकर ना जाने की उसकी अतीत की स्मृतियां ताजी हो उठी। उसके हृदय में वह पीड़ा अकुला उठी जिसे अब तक वह दबाए हुए थी। मीनू के इस व्यवहार से अमित को आभास हुआ कि मीनू उससे नाराज है, और नाराज भी क्यों ना हो। उसके माता पिता ने मीनू के साथ अच्छा तो नहीं किया, फिर भी अमित का दिल हुआ कि मीनू से कुछ क्षण के लिए बातें कर सकता। मीनू का वहाँ एक पल भी दिल नहीं लगा। वह बिना खाना खाई अपने घर वापस आ गई। घर पहुंचने पर माँ ने जब उसका उदास चेहरा देखा तो उन्हें लगा कि मीनू के साथ अवश्य ही कोई बात हुई है। उन्होंने मीनू से पूछा, बेटी तुमने इतनी जल्दी खाना खा लिया? बारात को अभी आए ज़्यादा देर तो नहीं हुई? हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया, कहकर मीनू तकिए में मुंह छिपाकर बैठ गई। मीनू की उदासी माँ से देखी नहीं जा रही थी। उन्हें लगा कि शायद इस अवसर पर मीनू की फिर अतीत की स्मृतियाँ ताजी हो गई हैं। आज उसकी सहेली दुल्हन बनी है। अपनी सहेली को दुल्हन के रूप में देखकर उसे कुछ बातें तो याद ही आ गई होंगी। तभी दूसरे ही क्षण माँ के मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उससे उसकी शादी के बारे में पूछ लिया हो। इसी प्रकार के अनेक विचार माँ के मन में आते रहे, परंतु कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मीनू उदास क्यों है। मीनू भी तकिए में मुंह छिपाए अमित के बारे में सोचती रही। उस अमित के बारे में जो उस दिन जब उसे देखने आया था तो कितने प्यार से बातें कर रहा था। उसकी बातों से बिल्कुल स्पष्ट था कि मीनू उसे पसंद है। पर फिर उसे क्या हुआ? सिर्फ पैसे के ऊपर दूसरी लड़की से शादी को तैयार हो गया। यदि उसके माता पिता ही पैसा लेने के पक्ष में थे तो क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वह उनका विरोध कर सकता? यदि उन्हें पैसे वाले घर में ही रिश्ता करना था तो आशा के रिश्ते के लिए उन्होंने क्यों लिखा था? ये सब प्रश्न मीनू के मस्तिष्क में बार बार आते, परंतु इन सब प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। कुछ देर बाद जब नीलिमा को मीनू नहीं दिखाई दी तो उसने अपने भैया से पूछा, भैया मीनू कहाँ गई? बहुत देर से दिखाई नहीं दी। अशोक ने उत्तर दिया, पता नहीं, अंदर बैठी होगी, मैं तो बाहर काम में व्यस्त हूँ इसलिए मुझे नहीं पता। जब नीलिमा अंदर गई तब भी उसे मीनू ना दिखाई दी। अचानक बिना कहे मीनू के चले जाने की बात उसे समझ नहीं आ रही थी। प्रातःकाल विदा के समय नीलिमा की निगाहें मीनू का इंतजार कर रही थी। मीनू आधी रात तक सो नहीं पाई थी, इसलिए सुबह समय से उठ ना सकी। जैसे ही मीनू की आंखें खुली उसने घड़ी की ओर दृष्टि डाली। घड़ी में 7 बज चुके थे। विदा का समय हो चुका था। अतिशीघ्र वह हाथ मुंह धोकर तैयार हुई और नीलिमा के घर पहुंच गई। जैसे ही मीनू नीलिमा के घर पहुंची, नीलिमा की विदाई होने जा रही थी। मीनू को देखकर नीलिमा उससे लिपटकर रो पड़ी। विदाई की इस घड़ी में मीनू के भी नेत्रों में जल उमड़ आया। नीलिमा की विदाई के बाद वह शीघ्र अपने घर आ गई। घर आकर उसने अपना सारा सामान बांधा और मेरठ चलने के लिए तैयार हो गई। माँ ने बहुत कोशिश की कि एक दिन वह और रुक जाती तो अच्छा होता, परंतु मीनू अपनी पढ़ाई का एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी। शादी में आना तो उसकी मजबूरी थी। मेरठ पहुंचने पर मीनू को ज्ञात हुआ कि उसके कॉलेज का वार्षिक उत्सव मनाया जाना है। हॉस्टल में चारों ओर चहल पहल थी। सभी लड़कियां अपने अपने रोल के बारे में बता रही थी। हर तरह के कार्यक्रम, सामूहिक नृत्य, गीत, नाटक आदि सब कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही थी। हॉस्टल में मीनू को देखकर उसकी सहेलियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। एक बार उसने बातों बातों में माया के सामने कहा था कि उसने कथक नृत्य सीखा है। माया ने ही प्रस्ताव रखा
कि मीनू का कथक नृत्य वार्षिक उत्सव में कराया जाए। उनकी सभी सहेलियों ने आकर उसके सामने कथक नृत्य करने का प्रस्ताव किया। यद्यपि मीनू ने कथक नृत्य बचपन में सीखा था, परंतु वह शुरू से ही अपने स्कूल में व फिर बड़े होने पर कॉलेज में नृत्य का कार्यक्रम देती रही, इसलिए अभी भी कथक काफ़ी कुशलतापूर्वक कर लेती थी। हमेशा उसने कथक नृत्य में पुरस्कार भी जीते थे। जब सब लड़कियों ने उसे घेर लिया तो वह कथक नृत्य करने के लिए मना न कर सकी। यद्यपि वह अब इन सब बातों में विशेष रुचि नहीं रखती थी। इस समय उसके सामने एक ध्येय, एक मंजिल थी जिस पर पहुंचने के लिए उसे विशेष परिश्रम की आवश्यकता थी। और फिर अब नीलिमा की शादी में भी उसके 3 दिन बेकार हो गए थे। यात्रा की थकान उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने अपना सामान उठाया और अपने कमरे में चली गई। सामान कमरे में रखकर वह पलंग पर लेट गई और लेटे ही लेटे अतीत की स्मृतियों में खो गई। उसे याद हो आया वह दिन जब उसने शुरू में कथक सीखा था। कथक में उसे विशेष रुचि थी, परंतु उसके कस्बे में मीरापुर में कोई कथक सिखाने के लिए कुशल अध्यापक नहीं था। परंतु जब उसे पता चला कि उसके कस्बे में एक कथक नृत्य का स्कूल खुल गया तो बहुत उसे प्रसन्नता हुई थी। सबसे पहले मीनू ही उस स्कूल में पहुंची थी। बाद में और भी नृत्य में रुचि रखने वाली काफ़ी लड़कियां आ गई थी। पहले दिन जब गुरुजी ने नृत्य के लिए पैर चलाने सिखाए तो उसके पैरों में बहुत दर्द हो गया था। फिर भी घर जाने के बाद उसने बहुत देर तक पैर चलाने का अभ्यास किया। आशा और रोहित उस समय छोटे थे। वे बहुत बहुत देर तक मीनू को पैर चलाते देखते रहते, परंतु उन्हें यह समझ न आता कि यह नृत्य कैसा है जिसमें सिर्फ पैर ही चलाए जाते हैं, हाथ नहीं। अगले दिन जब स्कूल गई तब सभी लड़कियों ने तबले की धुन पर पैर चलाने शुरू किए। मीनू के पैर ही सही ताल पर सही ढंग से चल रहे थे। उस दिन गुरुजी ने मीनू की बहुत प्रशंसा की थी। हर कार्य में मीनू की प्रतिभा मुखरित हो उठती। वह हर कार्य पूर्ण लगन के साथ करती। कथक नृत्य में भी उसने पूर्ण रुचि दिखाई। 2 वर्ष में ही वह कथक नृत्य में निपुण हो गई थी। बाद में भी वह स्कूल में निरंतर नृत्य करती रही, जिससे उसका अभ्यास निरंतर बना रहा। एक दिन की बात है, जब वह कक्षा 10 में पढ़ती थी। उसके स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। मीनू की अध्यापिका ने उससे कथक नृत्य पेश करने के लिए कहा। उस समय उससे में कितना उत्साह था, कितनी प्रसन्न हुई थी यह जानकर कि उसे स्टेज पर नृत्य करना है। कितनी उमंग थी उसके हृदय में। छुट्टी के बाद जब वह घर पहुंची थी तब उसने प्रसन्न मुद्रा में माँ से कहा था, माँ मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे कथक नृत्य का अभ्यास करना है। माँ ने बड़े प्यार से पूछा था, क्यों बेटी, कहाँ करना है तुम्हें कथक नृत्य? मीनू ने उमंग भरी वाणी में कहा था, माँ 4 दिन के बाद हमारे स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें मुझे कथक नृत्य करने के लिए कहा है। परंतु मीनू, इस वर्ष तुम्हारी हाई स्कूल की परीक्षा है, अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना, माँ ने उसे समझाते हुए कहा था। हाँ माँ, कहकर मीनू अपने कमरे में जाकर नृत्य का अभ्यास करने लगी। 4 दिन बाद वह दिन आ गया जब मीनू को नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। सुबह से ही मीनू के हृदय में विशेष उल्लास था। उसने अलमारी खोलकर माँ की सारी साड़ियाँ देखी थी। हरे रंग की जरी के काम की सुनहरी साड़ी उसने पसंद की थी। नृत्य के लिए सजी सवरी मीनू अपने को ऊपर से नीचे तक निहारती। जैसे ही नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए उसका नाम बोला गया, उसके हृदय की धड़कन तीव्र हो उठी। फिर भी एक उमंग थी उसके हृदय में। नृत्य करते समय उसके पैरों की ताल व हाथों की थिरकन विशेष देखने योग्य थी। अपने नाजुक बदन को वह हर दिशा में आसानी से मोड़ लेती। उसका नृत्य समापन होने पर पूरा हॉल तालियों की घड़घड़ाहट से गूंज उठा। प्रत्येक जन उसके नृत्य की प्रशंसा कर रहा था। मीनू को उस दिन कितनी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। विशेष प्रसन्नता उसे उस समय महसूस हुई जब मुख्य अतिथि ने उसे पुरस्कार देते समय उसकी प्रशंसा की थी। साथ ही साथ पास खड़ी उसकी अध्यापिका ने भी मुख्य अतिथि से यह कहा था कि यह लड़की प्रत्येक कार्य में कुशल है, पढ़ाई में भी सदैव प्रथम ही आती है। यह सुनकर मीनू का हृदय प्रसन्नता से झूम उठा था। घर पहुंचते ही उसने यह पुरस्कार माँ को दिखाया और अत्यधिक उत्तेजित होकर माँ से लिपट गई थी। अभी वह अतीत की स्मृतियों में खोई हुई थी कि कमरे में माया ने प्रवेश किया। मीनू को चुपचाप पड़ी देखकर मीनू के पास आई और उससे शादी की बातें पूछने लगी। माया बोली, कहो मीनू, कैसी रही नीलिमा की शादी? खूब मस्ती हुई होगी शादी में। हाँ, मीनू ने कहते हुए गर्दन हिला दी। आओ बैठो माया, कहते हुए वह स्वयं पलंग के एक और बैठ गई और माया को बैठने के लिए स्थान दे दिया। माया कुछ देर मीनू के पास बैठी। उसने
उससे हंसी मजाक की बातें करती रही और फिर पास में पड़े अपने पलंग पर बैठकर पढ़ने लगी। मीनू की थकान भी उतर चुकी थी। उसने पलंग से उठकर अपना मुंह धोया और पढ़ने के लिए बैठ गई। 10 दिन के बाद मीनू के कॉलेज का वार्षिक उत्सव था। कॉलेज व हॉस्टल दोनों में काफ़ी चहल पहल रहती थी। कॉलेज में भी नाटकों व अन्य कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही थी, परंतु मीनू में कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन माया ने मीनू से कहा, मीनू कथक का तो तुम्हें काफ़ी अभ्यास होगा, फिर भी 1-2 बार करके देख ही लो। तब मीनू को लगा कि कथक नृत्य किए हुए उसे कई महीने हो चुके हैं, इसलिए उसे 3-4 बार तो नृत्य का अभ्यास कर ही लेना चाहिए। उस दिन तो वह थकी हुई थी। फिर हॉस्टल में नृत्य की संगत करने के लिए तबला व हारमोनियम भी तो नहीं था, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह कल से कॉलेज में ही नृत्य का अभ्यास करेगी। 4 दिन तक मीनू ने कॉलेज में ही नृत्य का अभ्यास किया। सोमवार का दिन था और मंगलवार को वार्षिक उत्सव मनाया जाना था। कॉलेज के लड़के व लड़कियां सभी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था। कुछ लड़के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे और कुछ केवल दर्शक मात्र बनकर ही इधर उधर टहल रहे थे। एक कमरे में मीनू भी नृत्य का अभ्यास कर रही थी। उसकी कुछ सहेलियां वहीं पर बैठी नृत्य देख रही थी कि तभी चपरासी ने दरवाज़ा खटखटाया। मीनू के नाम मीरापुर से एक टेलीग्राम आया था और टेलीग्राम का नाम सुनते ही मीनू की हृदय गति तेज हो गई। मीनू को घबराहट सी होने लगी। अभी कुछ दिन पहले ही तो वह मीरापुर से होकर आई है, आखिर क्या बात है? मीनू की कुछ समझ में नहीं आया। डाकिये से टेलीग्राम लेते समय उसके हाथ कांपने लगे। उसने झटपट तार खुलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, फादर इल कम सून, पिताजी बीमार है, जल्दी आ जाओ। यह पढ़कर मीनू का दिल कांप गया। ऐसी क्या बीमारी हुई पिताजी को जो मुझे जल्दी बुलाया गया है? थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती तो मुझे नहीं बुलाया जाता। कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई है। वह अपने घर जाने के लिए बेचैन हो उठी। शाम के 6 बज चुके थे। वह वहाँ से उठ खड़ी हुई और अपने हॉस्टल पहुँच गई। जैसे ही उसने अपने कमरे में प्रवेश किया, माया ने उसके उदास चेहरे को देखकर समझा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मीनू को बैग में कपड़े लगाते देखकर माया ने पूछा, मीनू क्या बात है, कहाँ जा रही हो? मीनू ने रुआसी आवाज़ में कहा, मैं मीरापुर जा रही हूँ, अभी अभी टेलीग्राम आया है, पिताजी बीमार है, शीघ्र बुलाया है। अच्छा, पर अब तो रात होने वाली है, इतनी रात में अकेले तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा, और फिर यह रास्ता भी खराब है, कल सुबह चले जाना, माया ने समझाते हुए कहा। हाँ, रात तो हो चली है, पर मेरा यहाँ अब 1 मिनट के लिए भी रुकना संभव ना हो सकेगा, मीनू ने अपना बैग कंधे पर रखते हुए कहा। जैसे ही मीनू ने खिड़की के बाहर झांका, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। इतनी रात गए उसे जाने में भय सा महसूस हुआ। उसने अपने कंधे से बैग उतारा और पलंग पर लेट गई। उसका मन पिताजी से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। काश कि उसके पंख होते तो उड़कर अपने घर पहुंच जाती। इस समय उसकी दशा पिंजरे में बंद एक पक्षी की तरह थी। उसके हृदय में उड़ जाने के लिए छटपटाहट सी थी। एक परतंत्र पक्षी के समान अपनी स्थिति जानकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। रात भर वह बेचैनी से करवटें बदलती रही। अनेक अच्छे बुरे विचार उसके मस्तिष्क में उठते, जिससे उसका मन और अधिक बेचैन हो उठता। अब उसे इंतजार था उस प्रातः का जब वह स्वतंत्र पक्षी की तरह अपने घर को जा सकेगी।